uploaded on the ST Book YouTube channel. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये हमने बचपन से सुना है, मगर क्या ये जानते हुए भी हम अपने मन को हारने से रोक पाते हैं? क्या खुद को दुखी होने से रोक पाते हैं? हमेशा तो नहीं। इसीलिए इंडिया में आज लगभग 20 करोड़ लोग मेंटल प्रॉब्लम से परेशान हैं। आज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना इतना आम हो गया है कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक न जाने कितने फेमस सेलिब्रिटीज अलग अलग तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मेंटल इश्यूज धीरे धीरे इस तरह बढ़ रहे हैं कि हर घर में कम से कम एक पर्सन किसी न किसी मेंटल प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो क्या पहले के टाइम में किसी को इतनी मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती थी, या अब कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी? दरअसल छोटे मोटे मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इश्यूज तो हमेशा से ही होते रहे, मगर फर्क बस इतना है कि पहले के टाइम में मेंटल इश्यूज के बारे में बात करना इतना आसान नहीं था और अब बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी खुलकर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनको कभी किसी तरह का मेंटल हेल्थ इशू रहा है और वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से उसके साथ डील किया। ये सच में बहुत जरूरी भी है। हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से काफी कुछ सीख लेते हैं। फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर अवेयर होना तो आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गया है। हमें पता होना चाहिए कि कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं, किस एज के लोगों में इनका ज्यादा असर देखने को मिलता है, आखिर इन मेंटल डिसऑर्डर्स की क्या वजह, क्यों होते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज और इनका सामना करते हुए कैसे अपनी लाइफ को नॉर्मल बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि हम अपने शरीर की बीमारियों और चोट को तो तुरंत देख सकते हैं और समझ भी जाते हैं। तकलीफ ज्यादा ना बढ़े ये सोचकर जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं। मगर क्या मन के बीमार होने पर भी हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं? नहीं, क्योंकि हमें मन की बीमारी खुद ही समझ में नहीं आती है। मन की चोट बॉडी पर लगी चोट की तरह दिखती भी तो नहीं है, इसीलिए हम ये मान भी नहीं पाते हैं कि मन भी शरीर की तरह बीमार हो सकता है। कई बार मेंटल हेल्थ का ये इग्नोरेंस हमारे लिए बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ जाता है और तब सैडनेस या एंजाइटी जैसी छोटी लगने वाली परेशानी मेजर मेंटल हेल्थ इश्यूज का रूप ले लेती है। ऐसे में हमें जरूरत होती है एक अच्छे डॉक्टर के साथ साथ एक परफेक्ट हीलिंग थेरेपी की। मेंटल हेल्थ की हीलिंग थेरेपी में कई चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि अपने करीबी लोगों से बात करना, मेडिटेशन करना या खुद को इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने जैसी चीजें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम डॉक्टर से कंसल्ट करके एक ऐसी ही हीलिंग थेरेपी अपने इस शो के फॉर्म में लेकर आए, जिसमें हम बात करेंगे कुछ कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में और ये भी जानेंगे कि कैसे रूटीन चेंज, बिहेवियरल चेंज एंड डाइट चेंज के जरिए इन कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज के इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। आजकल डिप्रेशन शब्द बहुत ज्यादा सुनने में आने लगा है। जब भी हम सैड होते हैं, लो फील करते हैं, तो अक्सर कहने लगते हैं आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। मगर क्या सिर्फ यही सब सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के? क्या सच में हम डिप्रेशन के बारे में सब कुछ जानते हैं? क्या आपको पता है कि सिर्फ उदास होना ही डिप्रेशन नहीं कहलाता है, बल्कि डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो किसी पर्सन को इमोशनली वीक तो बनाती है, साथ ही साथ लाइफ को लेकर उसका इंटरेस्ट भी खत्म करने लगती है। इसीलिए कई बार मेजर डिप्रेशन की स्टेट में आने पर वो पर्सन सुसाइड तक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अगर डिप्रेशन की सही पहचान, उसके रीजंस और इंटेंसिटी का पता समय रहते चल जाए तो इस मेंटल हेल्थ इशू को अच्छी तरह से क्योर भी किया जा सकता है। इसके लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। फर्स्ट है हेल्थी एटमॉस्फेयर, सेकंड है बैलेंस्ड रूटीन एंड लाइफस्टाइल और थर्ड है एक अच्छा साइकियाट्रिक डॉक्टर। देखिए, हमारे जीवन में सुख दुख तो आता जाता ही रहता है। दुखी होना, बुरा महसूस करना, रूटीन लाइफ में किसी भी एक्टिविटी में दिलचस्पी ना रहना एक नॉर्मल कंडीशन हो सकती है। लेकिन ये सारे सिम्टम्स जब लंबे टाइम तक बने रहें तो हम मेंटली अफेक्ट होने लगते हैं। लंबे टाइम तक सैड फील करना, निराश या फिर उदास रहना नॉर्मल नहीं होता है। ये अवसाद यानी डिप्रेशन हो सकता है। आज दुनिया भर में लाखों लोग इस मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन हमारी डेली लाइफ की वर्क कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकता है। यह हफ्तों, महीनों तक के लिए लोगों को मेंटली वीक बना सकता है। हर बार डिप्रेशन एक जैसा हो यह भी जरूरी नहीं है, इसीलिए डिप्रेशन की इंटेंसिटी के हिसाब से इसे अलग अलग तरह से पहचाना जा सकता है, जैसे कि लो लेवल डिप्रेशन, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन, क्रॉनिक लो ग्रेड डिप्रेशन,
पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे PDD भी कहा जाता है। लो ग्रेड डिप्रेशन होने पर पेशेंट का डेली रूटीन तो खराब होने ही लगता है, उसकी कुछ ऐसी हैबिट्स भी डिस्टर्ब होने लगती हैं जिन्हें वो एक लंबे टाइम से फॉलो करता आ रहा है। जैसे कि कई बार डिप्रेशन से परेशान होने पर पर्सन या तो बहुत ज्यादा खाना खाने लगता है या बहुत कम खाना खाने लगता है, जिससे उसका वजन भी एबनॉर्मली बढ़ना या घटना शुरू हो जाता है। ऐसे में नींद भी डिस्टर्ब होती है और वो बहुत कम या बहुत ज्यादा सोना शुरू कर देता है। कुल मिलाकर धीरे धीरे वो इस हद तक डिस्टर्ब हो जाता है कि उसके रूटीन में कोई भी एक्टिविटी नॉर्मल देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा कुछ अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लगातार थकान महसूस करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होते रहना, मन में नेगेटिव थॉट्स आना, मूड स्विंग्स होना, किसी भी एक्टिविटी को एंजॉय न करना, नेगेटिविटी बढ़ती रहना, कंसंट्रेशन में कमी होना और डिसीजन लेने में दिक्कत महसूस करना। इसी तरह अगर हम मेजर डिप्रेशन की बात करें तो लो ग्रेड डिप्रेशन के कंपैरिजन में मेजर डिप्रेशन ज्यादा सीरियस होता है। हालांकि दोनों के ज्यादातर सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं, मगर इन दोनों डिसऑर्डर्स के बीच में सिर्फ सिम्टम्स की सीरियसनेस का फर्क होता है। मेजर डिप्रेशन के शिकार लोगों में सुसाइड के थॉट्स आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। लो ग्रेड डिप्रेशन वाले लगभग 75% पर्सन के मेजर डिप्रेशन तक पहुंचने के चांसेस रहते हैं। इसी वजह से बहुत जरूरी है कि माइल्ड डिप्रेशन का ही सही टाइम पर इलाज करवा लिया जाए। डिप्रेशन किसी भी पर्सन को फिजिकली और इमोशनली भी अफेक्ट कर सकता है। डिप्रेशन के कुछ कॉमन सिम्टम्स में अनहैप्पीनेस, भूख में कमी, पसंदीदा एक्टिविटीज में दिलचस्पी कम हो जाना, एनर्जी लेवल डाउन रहना, मेडिटेशन करने या ध्यान लगाने में प्रॉब्लम होना, डिसीजन लेने में खुद को केपेबल ना समझना और नींद से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे इंसोम्निया भी शामिल हैं। क्रॉनिक डिप्रेशन या फिर मेजर डिप्रेशन का इलाज ना करवाया जाए तो ये सुसाइडल थॉट्स को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा डिप्रेशन के कुछ अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अग्रेसिवनेस, इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन, चिंता या फिर एंशियसनेस, बेचैनी या रेस्टलेसनेस, सेक्सुअल डिजायर्स कम हो जाना, थकान, सिरदर्द के अलावा खालीपन महसूस करना, आसपास की चीजों से कट जाना। इन सिम्टम्स की सीरियसनेस के बेसिस पर डिप्रेशन को लो ग्रेड डिप्रेशन और मेजर डिप्रेशन के अलावा कुछ अदर कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि क्लिनिकल डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पर्सिस्टेंट डिप्रेशन, डिप्रेसिव साइकोसिस, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पेरीनेटल डिप्रेशन, सिचुएशनल डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर एटसेट्रा। क्लिनिकल डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिप्रेशन का सबसे सीरियस टाइप है। इसमें कुछ खास सिम्टम्स को आप 2 वीक से ज्यादा टाइम तक के लिए एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर में होने वाला डिप्रेशन मोस्टली विंटर्स में सनलाइट की कमी की वजह से होता है। ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात की जाए तो ये ज्यादातर लेडीज में देखने को मिलता है, जो चाइल्ड बर्थ के बाद जनरली हो जाता है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के बाद हर फीमेल में कई सारे फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस आते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को पेरीनेटल डिप्रेशन भी कहते हैं। वैसे डिप्रेशन के इस टाइम का मेन रीजन हार्मोन में होने वाले चेंजेस होते हैं। अब आप डिप्रेशन और इसके अलग अलग टाइप के बारे में जान चुके हैं, साथ ही साथ डिप्रेशन के कई सारे सिम्टम्स के बारे में भी आपको पता चल चुका है। तो अब जब आप अपने आसपास, अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड सर्कल में से किसी भी पर्सन में ऐसे किसी भी सिम्टम्स को देखें तो उनके डिप्रेशन के टाइप को समझकर तुरंत उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं और सही टाइम पर अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाकर कंसल्ट भी कर सकते हैं। डिप्रेशन चाहे जितनी भी सीरियस मेंटल प्रॉब्लम हो, मगर उसे भी सही लाइफस्टाइल अपनाकर और सही टाइम पर ट्रीटमेंट लेकर ठीक किया जा सकता है। डिप्रेशन से परेशान हो रहे पर्सन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की। इसके साथ ही बेहतर नींद, सोशल गैदरिंग, मेडिटेशन और हेल्थी डाइट को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करके डिप्रेशन के इफेक्ट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसे कई फेमस पर्सन हैं जो मेजर डिप्रेशन के शिकार हुए, फिर भी अपने डिप्रेशन से लड़कर एक टाइम के बाद उन्होंने अपनी लाइफ को Uploaded on the ST Book YouTube channel. नॉर्मली जीना शुरू किया। 90s की काफी फेमस एक्ट्रेस मनीषा कोइराला तो आप सभी जानते होंगे। वो भी डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इशू को फेस कर चुकी हैं। मनीषा कोइराला को एक्यूट क्लिनिकल डिप्रेशन हुआ था, जो कि डिप्रेशन की सबसे खतरनाक और सीरियस स्टेज होती है। फिर भी उन्होंने न सिर्फ इसका सामना किया, बल्कि अपनी विल पावर और सही मेडिकेशन के बलबूते पर वो अब पहले से ज्यादा खुशनुमा और सक्सेसफुल लाइफ जी रही हैं।
मेंटल हेल्थ इश्यूज में डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक समय पर इसको क्योर ना किया जाए या फिर नॉर्मल दिखने वाली सैडनेस या एंजाइटी समझकर इग्नोर कर दिया जाए तो ये डिप्रेशन आगे चलकर कुछ और मेजर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, पार्किंसन, हेलुसिनेशन, साइकोसिस एटसेट्रा। आइए हम एक एक करके इन सभी मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में जानते हैं और पता करते हैं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें देखकर हम इनका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आने वाले एपिसोड्स में हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से और फेमस पर्सन्स हैं जिन्होंने इन डिफरेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस किया और आज पूरी तरह नॉर्मल होकर एक सक्सेसफुल मेंटल लाइफ जी रहे हैं। कभी कभी किसी काम को बार बार करने का जुनून भी मेंटल इशू क्रिएट कर देता है, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी भी कहा जाता है। आइए ओसीडी के बारे में डिटेल में जानते हैं हमारे अगले एपिसोड में। स्किज़ोफ्रेनिया भी साइकोसिस जैसी ही एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। बस फर्क इतना है कि साइकोसिस कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रहता है, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। स्किज़ोफ्रेनिया से सफर करने वाला पर्सन इस हद तक डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और साइकोसिस को एक्सपीरियंस करने लगता है कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी तक भूलने लगता है। वो अपने ही बनाए हुए इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने लगता है। ऐसे में अगर वो अपने मन में कुछ बिलीव्स बना लेता है तो उन्हीं को पूरी तरह से सच मानने लगता है, फिर चाहे रियलिटी उसके बिलीव से कितनी ही अलग क्यों ना हो। आपने 80s की फेमस एक्ट्रेस परवीन बाबी का नाम तो सुना ही होगा। उनकी खूबसूरती और उनका अभिनय किसी जादू से कम नहीं था। अपनी यंग एज में न जाने कितने लोगों का क्रश रही थी वो। उन्होंने अपनी बेमिसाल एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में एक अलग ही मुकाम हासिल किया था, मगर फिल्मी दुनिया छोड़ देने के बाद उम्र के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते वो स्किज़ोफ्रेनिया की शिकार हो गई थी। एक टाइम के बाद उनको लोगों से मिलने, बात करने में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए उन्होंने खुद को अपने ही फ्लैट में बंद कर लिया था। ऐसा नहीं है कि उनका कोई वेल विशर या कोई फ्रेंड नहीं था, सब थे और उनसे मिलने उनके फ्लैट पर भी आते जाते थे, मगर वो कभी दरवाजा तक नहीं खोलती थी, क्योंकि उनको हमेशा ये डर सताता रहता था कि कोई उनको मारना चाहता है। अपनी इसी सोच को सच मानते हुए उन्होंने न जाने कितने लोगों से मिलना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे जैसे ये बीमारी बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका ये बिलीफ और ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया कि एक दिन कोई उनके फ्लैट में आकर उनका मर्डर कर देगा। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जान पहचान वालों के लिए भी अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। कितने ही दिनों तक उनके नेबर्स भी उनकी शक्ल नहीं देख पाते थे। इसी तरह एक बार जब कई दिनों तक उनका दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़कर उनको बाहर निकालना पड़ा, मगर तब तक वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। ऐसा नहीं है कि उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला। स्किज़ोफ्रेनिया की शुरुआती दौर में वो अपने ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन तक जाती थी। उनके दोस्त और उनके जानने वाले भी उनकी हेल्प करते थे। वो इसी तरह अपने दोस्तों के कांटेक्ट में बनी रहती और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेती रहती तो शायद एक दिन पूरी तरह ठीक भी हो जाती। मगर धीरे धीरे उन्होंने खुद को जब अपने ही दोस्तों से दूर कर लिया, तब वो पूरी तरह अकेली पड़ गई। अकेलेपन और केयर के अभाव में उनकी ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम स्किज़ोफ्रेनिया और ज्यादा सीरियस होती चली गई। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मेंटल इशू है जिसमें व्यक्ति की सोच, भावनाएं और व्यवहार काबू में नहीं रहते। ये एक सीरियस मेंटल इशू है जो नेचुरली लॉन्ग टर्म तक रहता है। स्किज़ोफ्रेनिया से सफर करने वाले पर्सन का डेली रूटीन भी इस वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में कई तरह के अलग अलग सिम्टम्स नजर आ सकते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया वाले पर्सन को रियल चीजें देखने, सुनने, महसूस करने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पर चीजों को महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा भ्रम यानी डिल्यूजन की कंडीशन भी बनी रहती है, जहां उनको ऐसी अजीब चीजें महसूस होती हैं जो बिल्कुल झूठी होती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के मन में आने वाला कोई भी ख्याल अचानक एक से दूसरी जगह पर चला जाता है। ऐसे में वो मौजूदा हालात के साथ प्रॉपर इमोशंस, थॉट्स और मेंटल स्टेट को बैलेंस नहीं कर पाता। इन मेन सिम्टम्स के अलावा स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों को कुछ और भी चीजें अनुभव होती हैं, जैसे कि एक टाइम में बहुत सारी एनर्जी दिखना या फिर कैटाटैनिक बन जाना। कैटाटैनिक बनना हमारी बॉडी की एक ऐसी स्टेट है जिसमें बॉडी एकदम टाइट हो जाती है। ऐसी चीजें बोलना जिसके बारे में समझ ही नहीं हो, हाथ पैर ना धोना और खुद को ही सही तरीके से ना रखना, खुद को दूसरों से अलग थलग रखना, जहां भीड़ भाड़ हो वहां पर
काम करने या कोई भी अदर एक्टिविटीज को करने की कैपेबिलिटी खो देना, अपनी ही लाइफ से इंटरेस्ट कम हो जाना, डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाई देना या मूड में चेंजेस होना, साथ ही साथ फिजिकली एक्टिव ना होना। अगर शुरुआत में ही स्किज़ोफ्रेनिया की पहचान कर ली जाए और उसे कंट्रोल किया जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहता है। दवाओं के साथ सोशल सपोर्ट भी इसके ट्रीटमेंट में इफेक्टिव हो सकती है। फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट भी इस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ाने से रोकने में बहुत फायदेमंद होता है। नॉर्मल पर्सन्स के साथ टाइम स्पेंड करने से भी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को फायदा मिलता है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स अपनों के साथ जुड़े रहने से अपने बारे में अच्छा फील करने लगते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में स्ट्रेस को कम करने के लिए रिलैक्सेशन प्रैक्टिस भी काफी मददगार साबित होती है। एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में शामिल करके भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। एक्सरसाइज अक्सर फोकस और एनर्जी लेवल को बढ़ाने और पेशेंट्स को शांत महसूस करने या काम डाउन करने में मदद करती है। वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग या डांस जैसी एक्टिविटीज हर दिन सिर्फ 30 मिनट करने से भी स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को कम करने में हेल्प मिलती है। इसके साथ ही प्रॉपर नींद लेना, स्मोकिंग से बचना, हेल्दी खाना खाने की आदत बनाना कुछ और ऐसे उपाय जिन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल करके स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों को कम किया जा सकता है। तो अगर आपके आसपास कभी कोई भी पर्सन आपको ऐसा दिखे जो बिना किसी रीजन के खुद को और लोगों से अलग रखने की कोशिश करे या फिर कुछ अलग और एबनॉर्मल बिहेवियर करे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हो सकता है कि वो स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यू से जूझ रहा हो। ऐसे लोगों से डरकर या उन्हें अजीब समझकर उनसे दूर भागना प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है, बल्कि ऐसे में तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनके मन में चलने वाली उलझनों को समझकर उनकी मेंटल प्रॉब्लम का पता लगाया जाए और फिर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भी मोटिवेट किया जाए। उम्मीद है अब आप किसी भी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को देखकर समझ पाएंगे कि उसका बिहेवियर आप जैसे नॉर्मल पर्सन से अलग क्यों होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक और मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, जिसकी वजह से कोई पर्सन अचानक ही एंजाइटी की वजह से परेशान होकर खुद को सोशल होने से रोकने लगता है। इसे कहते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है वो दूसरों के सामने जाने से बचते रहते हैं। किसी के साथ फ्रेंडली होने की बजाय खुद को इंट्रोवर्ट कहकर ये लोग अपने आप में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल भी ज्यादा नहीं होता। जो एक दो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ भी ये तभी खुलकर बात कर पाते हैं जब तक कि कोई थर्ड पर्सन इनको ना देख रहा हो या इनकी बातें ना सुन रहा हो। ऐसे लोगों को जब भी सोशल गैदरिंग में आने को कहा जाए तब ये कोई ना कोई बहाना बनाकर सोशल गैदरिंग में आने से बचने लगते हैं। ऐसे लोग अपनी तरफ से कभी किसी के साथ बातचीत शुरू नहीं करते। अगर कोई अपनी तरफ से शुरुआत करके बात करने की कोशिश भी करे तो ये लोग वन वर्ड आंसर देकर जल्द से जल्द कॉन्वर्सेशन खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं। यहां तक कि कई बार तो दूसरों से मिलने जुलने में भी इनको डर महसूस होने लगता है। ये प्रॉब्लम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की हो सकती है। इस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को सोशल फोबिया के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सफर करने वाले पर्सन के डेली रूटीन के काम भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बातें कहने की बजाय घबरा जाना और परेशान होकर तुरंत वहां से भागने की कोशिश करना सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को दिखाता है। अगर आपके या आपके अपने के साथ ऐसा होता है तो समझ जाइए कि उनको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया ऐसे ही लोगों को होता है जो लो कॉन्फिडेंट रहते हैं या जिनके पास बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, बल्कि ये डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है। इसका इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता। ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो पर्सन हमेशा से ही खूब सोशली एक्टिव रहा हो और उससे लोगों से मिलना जुलना, नए दोस्त बनाना भी अच्छा लगता हो, वो भी अचानक से अपनी सोशल लाइफ को लेकर एबनॉर्मल बिहेव करने लगे, लोगों से मिलना छोड़ दे और उसे बात करने में भी घबराहट होने लगे। ऐसे में वो पर्सन भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया का शिकार हो सकता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है, चाहे वो कोई नॉर्मल पर्सन हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो। जापानी टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका का नाम तो आप सभी जानते होंगे। 2021 में टेनिस चैंपियन नाओमी ओसाका ने अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया था। उस टाइम ओसाका ने मैच के बाद एक जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से भी इनकार कर दिया था। इसका रीजन था
उनका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। बाद में उन्होंने ट्विटर पर लिखा भी था कि जो कोई भी उन्हें जानता है वो ये अच्छी तरह से समझता है कि वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, और जिसने भी उन्हें टेनिस टूर्नामेंट में देखा है उसने देखा होगा कि वो अक्सर हेडफोन पहनती है, क्योंकि इससे उनकी सोशल एंजाइटी कम हो जाती है। हालांकि टेनिस प्रेस हमेशा ही उनके लिए हेल्पफुल रहा है, लेकिन फिर भी वो नेचुरली एक सोशल स्पीकर नहीं है, और इसीलिए दुनिया भर की मीडिया से बात करने से पहले उनके मन में एंजाइटी बढ़ने लग जाती है। तो यहां यह देखना और समझना आसान है कि एक सोशल एथलीट के लिए भी सोशल होना कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है। नाओमी ओसाका की तरह ही कई लोग आपको मिल जाएंगे जो खुलेआम अपने सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को लेकर बताने से परहेज नहीं करते। ऐसा करना उन्हें लोगों से जुड़ने से ज्यादा आसान लगता है, यानी जाहिर सी बात है कि वो किसी भी तरह के लोगों के सामने आकर बात करने और उनके सवालों का जवाब देने से बचना चाहते। ऐसे लोगों को इस बात को सोचकर भी घबराहट होने लगती है कि उनके आसपास जो लोग हैं वो उन्हें ही देख और सुन रहे हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर करने वाले लोग किसी का भी अटेंशन अपनी तरफ नहीं लाना चाहते। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आज के दौर में यंगस्टर्स में भी देखने को मिलने लगा है। सबसे ज्यादा तो ये डिसऑर्डर 18 से 24 साल के लोगों में देखने को मिलता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होने पर अक्सर वो पर्सन अपने फैसले लेने में भी कैपेबल नहीं हो पाता। उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं उसका लिया गया डिसीजन गलत साबित ना हो जाए। इसी डर के चलते उसे दूसरों के सामने जाने से भी डर लगने लगता है। ऐसे में वो पर्सन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के कुछ और भी सिम्टम्स को शो करने लगता है, जैसे घबराहट महसूस करना, अपने फैसले खुद ना ले पाना, जरूरत से ज्यादा चिंता करना, बिना वजह डर लगना, मन में नेगेटिव थॉट्स लाना, किसी भी बात पर बेकाबू हो जाना और लोगों के सामने ठीक से अपनी बात ना रख पाना, हाथ पैरों का ठंडा हो जाना, मांसपेशियों में सूजन महसूस करना, पेट में हलचल महसूस करना, नई जगह पर जाने से कतराना, हाथ पैरों का बेवजह कपकपाना और नए लोगों से ना मिल पाना सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में दिखने वाले कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। इनके बारे में जानकर अब आपके मन में यह सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होने का रीजन क्या है? क्यों कुछ लोग चाहकर भी बाकी लोगों की तरह जल्दी इंटरैक्शन नहीं कर पाते? दरअसल इसके पीछे जो मेन रीजन है उन्हें हम यहां समझ सकते हैं। हमारे दिमाग का एक हिस्सा एमिगडाला कहलाता है। जब इस हिस्से पर प्रेशर पड़ता है तो ऐसा पर्सन डर पर काबू नहीं कर पाता और तब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होने लगता है। इसके अलावा यह प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है। अगर फैमिली में किसी पर्सन को कभी भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर रहा होगा तो बच्चे में भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करते हैं तब भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। जो बच्चे जरूरत से ज्यादा शर्मीले होते हैं, डरपोक होते हैं, उन्हें भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। जिन बच्चों की लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ हो तब भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब रीजंस के अलावा किसी दूसरी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। अगर हम किसी अपने को इस मेंटल डिसऑर्डर से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस डिसऑर्डर के होने का रीजन पता होना चाहिए। कई बार रीजन के अकॉर्डिंग ही थेरेपी, काउंसलिंग और मेडिकेशन दिए जाने पर कम टाइम में भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। मगर हर एक मेंटल हेल्थ इशू की तरह इस डिसऑर्डर में भी ये बात ध्यान रखनी है कि पहला इलाज इमोशनल सपोर्ट ही है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि आप इस डिसऑर्डर से परेशान रहने वाले अपनों से बातें करें और उनको इस डिसऑर्डर से बाहर आने में हेल्प करें। मगर यह भी याद रखें कि किसी भी ऐसे पर्सन को आप फोर्सफुली सोशल होने के लिए ना कहें। कभी कभी जबरदस्ती करने पर इसका उल्टा असर आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए अच्छा तरीका यही है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से परेशान पर्सन को आप खुद कंपनी दें, उनको कंफर्टेबल फील करवाते हुए सोशल इंटरैक्शन के लिए इनकरेज करें। इसी तरह कई बार किसी ट्रॉमा का असर होने की वजह से भी लोग दूसरों से कटने लगते हैं और अकेले अकेले से रहकर उदास रहने लगते हैं। तब उनके अकेलेपन का सबसे बड़ा रीजन होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन के बाद होने वाला मेंटल डिसऑर्डर है, जिसे पीटीएसडी भी कहा जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी एक ऐसा मेंटल हेल्थ इशू है जो उन लोगों में हो सकता है जिन्होंने किसी दर्दनाक घटना या ऐसी सिचुएशंस का सामना किया हो जिनसे उनको ट्रॉमा मिला हो।
और उस इंसिडेंट के बाद उस पर्सन को फिजिकली या इमोशनली बहुत नुकसान हुआ, जैसे कि सीरियस एक्सीडेंट्स, टेररिस्ट एक्ट्स, वॉर, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस एटसेट्रा। पीटीएसडी किसी भी उम्र में हो सकता है। जेंट्स के कंपेयर में लेडीज में पीटीएसडी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि लेडीज या गर्ल्स ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा इमोशनल होती हैं। पीटीएसडी से सफर करने वाले लोगों के मन में अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड ऐसे थॉट्स लगातार आते रहते हैं जो उन्हें बार बार उसी सिचुएशन में ले जाकर खड़ा कर देते हैं, जिससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। कई बार उनको पुराने इंसिडेंट से रिलेटेड फ्लैशबैक्स भी याद आते रहते हैं। वो ना चाहते हुए भी फ्लैशबैक या बुरे सपने के जरिए उस इंसिडेंट को दोबारा याद करते रहते हैं। कई बार गहरी नींद के बीच उन्हें सपने में वही घटना होते हुए दिखाई देती है। वो सच में उस घटना से जुड़े दुख, डर और गुस्से जैसे इमोशंस को फील करने लगते हैं। अपने इसी डर के कारण वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा चुप और खोए खोए से रहने लगते हैं। वो लोगों से दूर रहना भी शुरू कर देते हैं और जानबूझकर ऐसी सिचुएशन से बचने की कोशिश करने लगते हैं जो उनके ट्रॉमा को ट्रिगर कर सकती है। कभी कभी तेज आवाज से या अचानक छूने से भी ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। इस डिसऑर्डर से सफर करने वाले लोग चिड़चिड़े से हो जाते हैं। उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने में भी प्रॉब्लम होती है, जिससे बिल्कुल नॉर्मल से काम करने में और सोचने में भी उन्हें परेशानी आने लगती है। ऐसे लोग सोशल सर्कल से कटने लगते हैं। उन्हें दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने में दिक्कत आने लगती है। कई बार ऐसे लोग खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं, ताकि वो उस पुराने दर्दनाक इंसिडेंट और उससे जुड़ी यादों से छुटकारा पा सके। किसी भी दर्दनाक घटना को एक बार फेस करना ही कितना मुश्किल होता है। पीटीएसडी से सफर करने वाले लोग तो अपनी इमेजिनेशन में कितनी बार उस दर्दनाक घटना को महसूस करते हैं। जब बुरे सपने हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इन्हें सोने से भी डर लगने लगता है। नतीजा ये होता है कि सही नींद न ले पाने की वजह से ये और भी ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। इस तरह धीरे धीरे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से परेशान पर्सन को घटना से जुड़ी किसी भी चीज से डर लगने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, कार एक्सीडेंट को फेस करने वाले कई लोग हादसे के बाद ठीक होने पर भी कार ड्राइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में उस एक्सीडेंट को लेकर हमेशा डर सा बना रहता है। ये कई मामलों में एक्सट्रीम भी हो सकता है, जिसमें पर्सन को कार में बैठने से भी डर लगने लगे, जिस केस में पर्सन ना चाहते हुए भी अपने दिमाग में पुराने इंसिडेंट को फिर से एक्सपीरियंस करता है। तब उसके ट्रॉमा का असर और बढ़ता जाता है। ऐसे में वो पर्सन धीरे धीरे रियलिटी से दूर होने लग जाता है और इस दौरान मरीज के ट्रीटमेंट के लिए काउंसलिंग, हिप्नोसिस और दवाइयों का सहारा लिया जाता है। ऐसे में एक बेहतर मनोचिकित्सक यानी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत होती है। लेकिन अगर हमारी फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई पीटीएसडी से जूझ रहा है तो हम उसे इमोशनली सपोर्ट देकर उसके ट्रॉमा को कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। पीटीएसडी में पर्सन कई बार हाईली सेंसिटिव भी हो जाता है, तो ऐसे में हमें जरूरत होती है उसे समझने की, उसे प्यार देने की और घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने की। पीटीएसडी के असर को कम करने के लिए हर वो कोशिश की जानी चाहिए जो पेशेंट को उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में हेल्प करे, जैसे कि उसकी पसंदीदा एक्टिविटीज में उसे इन्वॉल्व करना, ऐसे टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करना जिसमें वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सके और बिजी होकर वो अपनी बुरी यादों को भूल सके। पीटीएसडी वाले लोगों को घर में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तब ये ज्यादा से ज्यादा अपनी बुरी यादों के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, ये बात सच है कि टाइम का कोई भरोसा नहीं होता। हमारे साथ कब क्या हो जाए ये हम पहले से तो पता नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कभी कोई दुर्घटना होती भी है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उसका मेंटल और फिजिकल इफेक्ट रहता ही है। किसी किसी एक्सीडेंट में फिजिकल इंजरी ज्यादा होती है और किसी में इमोशनल इंजरी ज्यादा होती है। पीटीएसडी एक तरह की इमोशनल इंजरी ही है, जिसका ट्रीटमेंट करवाकर उसे रिकवर किया जा सकता है। पीटीएसडी ऐसे किसी भी पर्सन को हो सकता है जिसने किसी भी तरह का ट्रॉमा फेस किया हो, मगर ये जरूरी नहीं है कि जिस किसी के साथ भी कोई बुरा इंसिडेंट हुआ हो उसे पीटीएसडी हो गई। कई केसेस में पीटीएसडी को पूरी तरह से क्योर भी किया जा चुका है। आपने आशिकी फिल्म की एक्ट्रेस अनु अग्रवाल का नाम तो सुना ही होगा। उनकी आशिकी नाम की फिल्म आज भी लोगों को पसंद है। उस टाइम भी वो फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी, फिर भी आपने उनको बहुत ज्यादा फिल्मों में नहीं देखा होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है उनका एक्सीडेंट। जब वो अपने फिल्मी करियर में पूरी तरह बिजी थी, तब अनफॉर्चुनेटली उनको एक मेजर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा, जिसमें उनको बहुत ज्यादा चोटें आईं, यहां तक कि उनका फेस भी पूरी तरह से डैमेज हो गया।
एक्सीडेंट इतना भयानक था कि अनु जी को सिर में कई चोटें आईं, जिससे वो कोमा में चली गई। बहुत टाइम तक चलने वाले ट्रीटमेंट से धीरे धीरे उनकी रिकवरी होने लगी और जब वो फिजिकली पूरी तरह से सही हो गई तो उन्होंने खुद को मिरर में देखा और देखते ही वो गहरे दुख से भर गई। उनका चेहरा अब पहले जितना खूबसूरत नहीं था। उनको समझ आ गया था कि अब उनको फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। इस दुख ने उन्हें इमोशनली बहुत हार्म किया और वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो गई। मगर धीरे धीरे टाइम निकलने के साथ साथ उन्होंने डॉक्टर्स की हेल्प से इस डिसऑर्डर पर भी जीत हासिल कर ली और एक दिन ऐसा आया जब वो फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से सही हो गई और तब उन्होंने अपने ट्रॉमा से जुड़े एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर करने का डिसीजन लिया। उन्होंने न सिर्फ अपनी बायोग्राफी लिखी बल्कि उसमें हर उस दर्द, उस ट्रॉमा के बारे में लिखा जिससे वो गुजरी और उसे हराकर एक नॉर्मल लाइफ तक पहुंच पाई। तो अनु अग्रवाल जी के एग्जाम्पल से यह बात तो क्लियर हो जाती है कि कितना ही बड़ा ट्रॉमा क्यों ना हो, एक जिंदा दिल इंसान से उसकी पॉजिटिविटी नहीं छीन सकता। पीटीएसडी से जूझ रहे लोगों के सामने ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का एग्जाम्पल दिया जाना चाहिए जो एक बड़े ट्रॉमा को फेस करने के बाद वापस अपने नॉर्मल रूटीन पर लौट पाए और इसके साथ ही साथ उनके मन में जिंदगी को लेकर ना तो कोई शिकायत पैदा हुई और ना ही उन्होंने खुश रहना छोड़ा। किसी भी मेंटल हेल्थ इश्यू या मेंटल डिसऑर्डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका विल पावर का होना और हमेशा खुश रहने की आदत ही है। ये दोनों ही चीजें बड़े से बड़े ट्रॉमा से बाहर निकलने में भी हेल्प करती हैं। अब तक हमने जिन मेंटल डिसऑर्डर के बारे में जाना वो किसी भी एज ग्रुप के लोगों में देखे जा सकते हैं, मगर कुछ ऐसे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो बढ़ती उम्र की निशानी होते हैं। ऐसा ही एक मेंटल हेल्थ इश्यू है डिमेंशिया। हालांकि डिमेंशिया के ज्यादातर मरीज उम्र दराज लोग होते हैं, मगर ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है कि ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सिर्फ ज्यादा एज वाले लोगों को ही हो सकती है। आइए डिमेंशिया के बारे में हम और डिटेल में जानते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपनी बाइक की चाबी कहीं भी रखकर भूल गए हो, गैस पर दूध चढ़ाकर गैस की नॉब बंद करना भूल गए हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, अपनी मेडिसिन सही टाइम पर लेना, ऐसी कितनी ही छोटी मोटी बातें हम अक्सर भूल जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में गलत टर्न लेने की वजह से रास्ता भी भूल जाते हैं। मगर सोचिए अगर ऐसा हमारे साथ रोज ही होने लगे और हम अपने बेसिक रूटीन को फॉलो करना भी भूलने लग जाएं, तो कितनी प्रॉब्लम होने लगेगी। बेसिक चीजों को इस तरह भूल जाने वाला यह ख्याल भी कितना डरा देने वाला है ना। मगर यह जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि आज हमारे भारत में लगभग 1 करोड़ बुजुर्ग इसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ हम ह्यूमंस की बॉडी वीक होने लगती है, हम पहले की तरह इजीली हर काम नहीं कर पाते, वैसे ही कभी कभी हमारा ब्रेन भी इससे इफेक्ट हो जाता है और तब चीजों को भूलने की ये प्रॉब्लम उतनी नॉर्मल नहीं रह जाती, बल्कि इस हद तक बढ़ जाती है कि रोजमर्रा के काम हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। मेंटल हेल्थ से जुड़ी इसी प्रॉब्लम को डिमेंशिया कहा जाता है। डिमेंशिया में ब्रेन से जुड़ी एक्टिविटीज काफी डिस्टर्ब होने लगती हैं, जैसे सोचने समझने वाले कामों को करने में परेशानी आने लगती है, कुछ याद रखना हो तो बहुत मुश्किल से भी याद नहीं आता है, और किसी लॉजिकल एक्टिविटी में शामिल होना हो तब भी डिमेंशिया की वजह से पेशेंट कुछ भी नहीं कर पाता। डिमेंशिया में ब्रेन का कुछ इस हद तक नुकसान हो जाता है कि इससे उस पर्सन की डेली लाइफ और बेसिक एक्टिविटीज में भी डिस्टर्बेंस आने लगती है। डिमेंशिया से सफर करने वाले कुछ लोग अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाते और उनकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे बदलने लगती है। जैसे हमेशा खुश रहने वाले लोग चिड़चिड़े और गुस्से वाले बनने लगते हैं। डिमेंशिया की शुरुआत बहुत मामूली से लेवल से लेकर स्टार्ट होती है, जैसे मेडिसिन टाइम पर ना लेना, रास्ता भूलने लगना, चीजों को रखकर भूल जाना। मगर जब ये प्रॉब्लम्स लगातार होने लगे तो जरूरत है अवेयर हो जाने की। ठीक टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ले लेना कई बार बहुत फायदेमंद साबित होता है, नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ते हुए अपनी सीरियस स्टेज तक पहुंचने लगती है, जिससे डिमेंशिया के पेशेंट को अपने रोजमर्रा के कामकाज में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। डिमेंशिया में सबसे सीरियस स्टेज तब होती है जब पेशेंट खाना खाना तक भूलने लगता है। ऐसे में उसे दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। डिमेंशिया लाखों लोगों को अफेक्ट करता है और जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है ये बहुत कॉमन होता जाता है। 85 ईयर्स या उससे ज्यादा आगे के सभी लोगों में लगभग 1/3 यानी 1/3 लोगों को किसी न किसी तरह का डिमेंशिया हो सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उम्र बढ़ने पर डिमेंशिया का सामना करना ही पड़े।
यानी कि ये उम्र बढ़ने का हिस्सा नहीं है। बहुत से लोग 90 ईयर्स और उसके बाद भी डिमेंशिया के किसी भी सिम्टम के बिना रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 40 ईयर्स क्रॉस करते ही डिमेंशिया के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। डिमेंशिया के कई अलग अलग रूप हैं, जिनमें अल्जाइमर रोग भी शामिल है, जो बढ़ती हुई आयु में सबसे कॉमन है। डिमेंशिया के सिम्टम्स तब पैदा होते हैं जब ब्रेन में एक बार हेल्दी न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, जबकि फैक्ट यह है कि हर एक पर्सन में एज बढ़ने के साथ कुछ न्यूरॉन्स वीक होने ही लगते हैं। ऐसे में जिन लोगों को डिमेंशिया हो उन्हें कई ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। डिमेंशिया में कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं: मेमोरी लॉस, बैड डिसीजन मेकिंग और डिल्यूजन्स को एक्सपीरियंस करना, बोलने, समझने और विचार व्यक्त करने या पढ़ने और लिखने में कठिनाई महसूस होना, किसी जानी पहचानी जगह पर या आस पड़ोस में ही भटक जाना और खो जाना, पैसों को जिम्मेदारी से संभालने और बिलों का पेमेंट करने में परेशानी होना, बार बार एक ही तरह के सवाल पूछना, रोजमर्रा के उपयोग की चीजों के नाम भूलने लगना, नॉर्मल डेली रूटीन को पूरा करने में बहुत टाइम लगाना, नॉर्मल डेली रूटीन में की जाने वाली एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ना लेना, डिल्यूजन या हेलुसिनेशन होने लगना, दूसरे लोगों की भावनाओं की परवाह ना करना, बैलेंस खोना और आराम से चलने फिरने में भी दिक्कत होना। मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड लोगों में भी एज बढ़ने के साथ साथ डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है और इन मामलों में उनके सिम्टम्स को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी भी पर्सन की नॉर्मल कैपेबिलिटीज पर गौर करना और टाइम के साथ होने वाले चेंजेस को नोटिस करना जरूरी है, तभी डिमेंशिया के सिम्टम्स का पता लगाया जा सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल यह आता है कि डिमेंशिया होने के पीछे क्या वजह है? क्या उम्र का बढ़ना ही डिमेंशिया का एकमात्र कारण है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल डिमेंशिया ब्रेन के कुछ पार्ट्स में होने वाले चेंजेस का रिजल्ट है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स और उनके कनेक्शंस ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। हालांकि डिमेंशिया के होने के पीछे जेनेटिक रीजंस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। डिमेंशिया के अलग अलग रीजंस को देखते हुए इसके अलग अलग टाइप्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे अल्जाइमर एक सबसे कॉमन टाइप का डिमेंशिया है, जो सिर्फ ओल्ड एज पर्सन्स में ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी एडल्ट्स में भी देखने को मिल ही जाता है। यह ब्रेन में होने वाले चेंजेस की वजह से होता है। इसी तरह डिमेंशिया का एक और टाइप है जो रेयरली देखने को मिलता है। यह टाइप 2 डिमेंशिया जनरली 60 ईयर्स से कम एज वाले लोगों में ही होता है। इसके बाद थर्ड टाइप का डिमेंशिया होता है लेवी बॉडी डिमेंशिया, जो अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन के ओवर डिपोजिशन की वजह से होता है। इसके अलावा वैस्कुलर डिमेंशिया भी डिमेंशिया का एक टाइप है, जो ब्रेन में ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की वजह से होता है। कभी कभी 2 या 2 से ज्यादा टाइप के डिमेंशिया एक साथ भी हो जाते हैं, तब ऐसे डिमेंशिया को मिक्स्ड डिमेंशिया भी कहा जाता है। किसी भी तरह के डिमेंशिया के पेशेंट के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब वो खुद अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयर ना हो, और इसके साथ साथ वो ऐसी कंडीशन में भी ना हो कि खुद अपनी देखभाल कर सके। डिमेंशिया के पेशेंट की देखभाल करना उसके फैमिली मेंबर्स के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, मगर समय रहते ली गई डॉक्टर की सलाह और घर वालों के प्यार और सपोर्ट से डिमेंशिया के मरीजों को बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। डिमेंशिया के पेशेंट की केयर करने के लिए कुछ बेसिक तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि उनकी जरूरत का सामान उनके आसपास ऐसी जगहों पर रखना कि उन्हें ढूंढने में आसानी रहे, रुपए पैसे या बिल पेमेंट के कामों को अकेले उनके जिम्मे ना छोड़ना, उनके डेली रूटीन में कम से कम 2 ऐसी एक्टिविटीज जोड़ना जिन्हें करते हुए वो खूब एंजॉय करें, टाइम टाइम पर डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए उनको मोटिवेट करना, उनके चिड़चिड़े व्यवहार के बावजूद उनको प्यार और सम्मान देना, लोगों के सामने उनकी भूलने की आदतों का जिक्र ना करना, और जो सबसे अहम है कि उनको ये एहसास ना करवाना कि वो हम सब नॉर्मल लोगों से कुछ अलग है। बढ़ती उम्र के साथ होने वाले डिमेंशिया को भले ही पूरी तरह से ठीक ना किया जा सके, मगर बेहतर देखभाल से डिमेंशिया के असर को काफी हद तक कम जरूर किया जा सकता है। तो इस तरह अलग अलग तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में जानकर एक बात तो क्लियर होती है कि किसी भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर का मेन रीजन स्ट्रेस और अकेलापन होता है। इसीलिए मेंटल इश्यूज से बचने का सबसे बढ़िया उपाय अपने मन के सारे बोझ हटाकर हर पल को खुश होकर एंजॉय करना है। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल को देखते हुए मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयर होना बहुत जरूरी हो गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां हमने कुछ कॉमन मेजर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताया। उम्मीद है आपके लिए ये जानकारी हेल्पफुल रही होगी और आप अपने परिवार और अपने दोस्तों में किसी के भी मेंटल हेल्थ इशू को समझ पाएंगे। इसी तरह के और भी कई नॉलेजेबल ऑडियो शोज के लिए सुनते रहिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे।
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे OCD भी कहा जाता है, एक ऐसी मेंटल प्रॉब्लम है जिसे सफर करने वाला पर्सन एक ही काम को बार बार करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे वो घर में ताला लगाने के बाद उसे बार बार चेक करता है कि कहीं ताला खुला तो नहीं रह गया, या किसी भी चीज को छू लेने के बाद तुरंत हाथ धोना और बार बार धोते ही रहना। कुछ लोग इस हद तक बार बार सफाई करने में जुटे रहते हैं कि उन्हें ठंड और गर्मी में भी फर्क महसूस नहीं होता। बरामदे को बार बार ठंड में रात में धो डालना, बच्चों के कपड़ों को बार बार धो देना ताकि उसे कोई बैक्टीरियल डिजीज ना हो। इतना ही नहीं, पैसों के लेन देन में बार बार पैसे गिनना कि पैसे पूरे हैं या नहीं। इस तरह के कई एग्जाम्पल ये साबित करते हैं कि वो पर्सन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से परेशान है। दरअसल सीधे तौर पर समझा जाए तो किसी भी काम के प्रति इतना ऑब्सेशन होना कि वो पर्सन उस काम को बार बार करने के लिए मजबूर रहने लगे और ये बीमारी उस पर्सन के व्यवहार में लगातार दिखाई देने लगे, तो इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD कहा जाता है। ऐसे में वो पर्सन ये जानते हुए भी कि जो वो सोच रहा है वो सही नहीं है, अपने सोचे हुए काम को पूरा करता है क्योंकि उसे ऐसा करने से ही सैटिस्फैक्शन मिलता है, मगर कुछ देर बाद ही वो वापस उसी काम को फिर से करने के बारे में सोचने लगता है। इस तरह कुछ पल के सैटिस्फैक्शन के आगे मजबूर होकर धीरे धीरे वो इसको अपनी आदत ही बना लेता है। अगर कभी वो ऐसी कंडीशन में हो कि खूब चाहकर भी वो बार बार अपनी पसंद का काम ना कर पाए तो वो परेशान सा होकर बेचैन रहने लगता है। फेमस टीवी एक्ट्रेस विद्या बालन अपने एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि उनको साफ सफाई और चीजों को व्यवस्थित रखने को लेकर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। वो जितना समय भी अपने घर पर बिताती हैं, इस बात का खास ख्याल रखती हैं कि उनके आसपास की चीजें ऑर्गेनाइज रहें। सेट पर या अपनी वैनिटी वैन में भी उनको चीजों का एक पर्टिकुलर जगह पर रखा होना बहुत जरूरी लगता है। जब ऐसा नहीं होता है तो उन्हें बड़ी बेचैनी सी होने लगती है और तब तक उनका ध्यान किसी और काम में नहीं लगता जब तक उनके आसपास की चीजों को पूरी तरह अरेंज्ड ना कर दिया जाए। हो सकता है आपके आसपास फैमिली या रिलेटिव्स में से किसी न किसी पर्सन में आपने कोई भी ऐसी आदत को देखा होगा। अगर सच में आपकी जान पहचान में कोई ऐसा है जो सफाई के लिए जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद रहता है या फिर किसी एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है या कितना भी समझाने के बावजूद अपनी ही बातों को सही मानने की जिद करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार है। इस तरह देखा जाए तो OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक तरह की ऐसी मेंटल स्टेट को दिखाता है जिसके तहत पेशेंट बार बार एक ही तरह के काम को करता रहता है या फिर उसे बार बार एक ही तरह के ख्याल आते रहते हैं। इस वजह से उसकी चिंता और परेशानी बढ़ती रहती है। OCD के मरीज आमतौर पर एक जैसा एक्ट करते हैं, जिसमें बार बार हाथ धोना, बार बार किसी चीज की गिनती करना और बार बार दरवाजा बंद करने पर उसे चेक करने जाना, ऐसी ही और भी आदतें शामिल हैं। हालांकि नॉर्मल दिखने वाले लोग भी ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन OCD के मरीज इन्हें सनक की हद तक करते हैं। ऐसे लोगों में कॉमनली जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है ऑब्सेशन। इसमें OCD वाले पर्सन को जर्म्स लगने का डर बना रहता है या फिर चीजों को सीक्वेंस में लगाने की सनक रहती है। वो चीजों की गिनती को लेकर कॉन्शियस रहता है। वो हमेशा खुद को लेकर डाउट या संशय में रहता है। दूसरा है कंपल्शन, जिसमें OCD वाला पर्सन बार बार एक ही तरह के काम करता है, जैसे हाथ धोना, दरवाजा बंद करने पर बार बार उसे चेक करना, एक ही तरह के शब्दों को बार बार रिपीट करना, चीजों को अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइज वे में रखना। आखिर क्या रीजन है इस डिसऑर्डर का और इसे कैसे क्योर किया जा सकता है, आइए जानते हैं। OCD होने का जो सबसे कॉमन रीजन है वो है किसी भी काम में परफेक्शन तक उस काम को करते ही रहना। शुरू में ऐसा करना किसी को भी पसंद आ सकता है कि भाई चलो काम में परफेक्शन होना तो अच्छी बात है, मगर जब परफेक्शन के चक्कर में एक ही काम को बार बार लगातार किया जाता है तो कई बार उस काम को दोहराने की आदत भी लग जाती है। ऐसे में OCD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक किस्म का रसायन यानी केमिकल होता है जो नर्व्स सिस्टम के बीच कनेक्शन बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के बीच बैलेंस बिगड़ने के कारण भी ये मेंटल डिसऑर्डर होने लगता है। इसके अलावा जेनेटिक्स भी OCD के पीछे एक बड़ा रीजन है। अगर किसी की फैमिली में ये प्रॉब्लम रही है तो उसके आने वाली जनरेशन्स को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस नजरिए से OCD को जेनेटिक्स की बीमारी भी कहा जा सकता है। इन सब रीजंस के अलावा आसपास का माहौल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
एक्सपर्ट्स की माने तो आसपास का माहौल भी इस तरह की बीमारी होने की वजह बन सकता है। इसमें ट्रॉमा, स्ट्रेस या अचानक से लाइफ में कोई बड़ा चेंज आना भी शामिल है। ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो काउंसलिंग का तरीका अपनाया जाता है, मगर कई मामलों में सिर्फ काउंसलिंग ही सफिशिएंट नहीं होती है। ऐसे में मरीजों को मेडिसिन भी देनी होती है। हालांकि डॉक्टर्स को भी ये ध्यान रखना होता है कि पेशेंट के ऊपर किसी मेडिसिन का नेगेटिव असर न पड़े। ऐसी सिचुएशन में मरीज की हेल्थ कंडीशन को समझते हुए मेडिसिन और काउंसलिंग दोनों की हेल्प ली जा सकती है। इसके अलावा अगर हमारे आसपास या हमारी पहचान में कोई पर्सन ओसीडी का पेशेंट है तो हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो जरूरत है कि हम खुद को एजुकेट करें, ताकि अगर घर में किसी को ओसीडी है तो उसकी केयर सही तरीके से की जा सके। एजुकेट करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ओसीडी होता क्या है और क्यों होता है। इसके बाद उस पर्सन के सामने हमेशा पेशेंस के साथ पेश आए, उसके साथ हाइपर होने की कोशिश ना करें। अगर मरीज अपने पेशेंस लेवल को संभाल नहीं पा रहा है तो आप उसे समझाने की कोशिश करें और सिचुएशन के हिसाब से उसकी हेल्प करें। उसकी आदतों को देखकर चिढ़े नहीं, बल्कि ये जानने की कोशिश करें कि किसी काम को बार बार करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। ध्यान रखें, ओसीडी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। इसके मरीजों की केयर करना आसान नहीं है, इसीलिए जब भी जरूरी हो एक्सपर्ट की हेल्प भी जरूर लें। साथ ही साथ पेशेंट की काउंसलिंग और साइकोथेरेपी भी करवाएं। ओसीडी की तरह ही आजकल की यंग जनरेशन में जो दूसरा मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो है पैनिक डिसऑर्डर। आइए पैनिक डिसऑर्डर के बारे में हम डिटेल में जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को तो जानते ही होंगे। जब वो छपाक फिल्म की शूटिंग कर रही थी तब वो उस कैरेक्टर को इतनी गहराई से महसूस करने लगी थी कि उनके मन में एसिड अटैक को लेकर गहरा दुख भरने लगा था। ऐसे में उनके लिए एक्टिंग करना भी आसान नहीं था, मगर वो अपने मन की तकलीफ को समझे बिना और किसी को भी बताए बिना बस फिल्म की शूटिंग करती रही। नतीजा ये हुआ कि एक दिन अचानक फिल्म के सेट पर ही उनको बहुत तेज घबराहट होने लगी और वो बुरी तरह से कांपने लगी। उन्हें किसी अनजानी चीज का डर लग रहा था। ऐसी कंडीशन में शूटिंग कैंसिल करके तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और तब पता चला कि उनको पैनिक अटैक की प्रॉब्लम होने लगी थी। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? दरअसल जिस समय उन्होंने खुद को उस किरदार के रूप में महसूस किया तो उसके दर्द और उसकी तकलीफ को भी महसूस करने लगी। नतीजा ये हुआ कि उनका मन बहुत दुखी और परेशान हो गया। फिर भी वो इसे इग्नोर करते हुए अपनी शूटिंग में लगी रही और फिर उनको महसूस होने वाला थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी एंजाइटी और थोड़ा सा डिप्रेशन एक दिन अचानक बड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में बदल गया। अब सवाल ये आता है कि ये कैसे जाना जाए कि हमारी मेंटल कंडीशन किस हद तक नॉर्मल है, यानी हमारा मन पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं। इसे आप छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कभी आपके एक हाथ में हल्का सा दर्द है, फिर भी आप उस हाथ के दर्द को नजरअंदाज करते हुए लगातार उस हाथ से वजन उठाए रहते हैं। तब कुछ टाइम बाद वो दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मसल स्ट्रेच भी हो जाए या मोची आ जाए। कुल मिलाकर जरा सी तकलीफ को नजरअंदाज किया जाए तो वो एक बड़ी तकलीफ के रूप में सामने आती है। इसी तरह हमारे मन की तकलीफ को भी समझना जरूरी है। जिसे हम छोटा मोटा डर, इनसिक्योरिटी, टेंशन, एंजाइटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो बाद में किसी मेंटल डिसऑर्डर का रूप ले ले ये हमें अंदाजा भी नहीं लग सकता। इसलिए अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको पहले की तुलना में कुछ ज्यादा तनाव रहने लगा है या फिर किसी चीज को लेकर एक अनजाना सा डर सताने लगा है या आप इमोशनली वीक फील कर रहे हैं तो उसी टाइम आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। यही सिम्टम्स हैं आपकी मेंटल वीकनेस के। अगर शुरुआती दौर में ही आप अपने मन की आवाज सुन पाएंगे तो ऐसी सीरियस मेंटल प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। कभी कभी हम बिना बात के ही तुरंत लो फील करने लगते हैं या कभी किसी के लिए इतना अटैचमेंट फील होता है कि हम उसके बिना कुछ और सोच ही नहीं पाते। ये सब कुछ हमारी मेंटल हेल्थ को खतरे में डाल सकता है। इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि अपने मन को खुश रखने की कोशिश करें। जो बातें, जो थॉट्स आपको बोझ लग रहे हैं, जो फीलिंग्स आपके मन को दबा रही हैं, उनके बारे में ज्यादा सोचकर अपना टाइम और अपनी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी खराब ना करें। एक बात हमेशा याद रखें, जो चीजें बदलना हमारे वश में नहीं है उनके बारे में सोचकर हम सिर्फ खुद को दुखी कर सकते हैं। ज्यादा सोचना या फिर किसी बात का हद से ज्यादा स्ट्रेस लेना धीरे धीरे हमें बड़ी मेंटल प्रॉब्लम्स दे सकता है। पैनिक अटैक एक ऐसी ही सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो छोटे मोटे मेंटल
जो छोटे मोटे मेंटल इश्यूज को इग्नोर करने के बाद हमारे सामने आ सकती है। फिर उसे क्योर करने के लिए डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी हो जाता है। मगर पैनिक अटैक बार बार ना हो, इसके लिए आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारते हुए खुद ही कुछ उपाय कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं पैनिक अटैक के सिम्टम्स क्या हैं और अचानक पैनिक अटैक आने पर किस तरह से संभाला जा सकता है। पैनिक अटैक होने पर बिना किसी भी रीजन के अचानक डर लगने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और बहुत तेज घबराहट होने लगती है। ऐसे में कई बार छोटी छोटी आवाज भी बुरी तरह से चौंका देती है। ऐसे समय में कई बार हार्ट अटैक का खतरा भी हो जाता है। किसी को पैनिक अटैक में तेज चक्कर भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बॉडी पार्ट्स में तेज झंझनाहट शुरू हो जाए और पेशेंट्स को ऐसा लगने लगे कि वो अपने उस बॉडी पार्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ऐसा सिर्फ लगता है, असल में होता नहीं है। पैनिक अटैक होने पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना भी आम सी बात है। कई बार पैनिक अटैक के समय उस पर्सन को तेज चीखने या रोने का भी मन करने लगता है। मगर ऐसे में बहुत जरूरी है कि वो खुद को शांत रखने की कोशिश करे, अपनी ब्रीदिंग स्टाइल पर फोकस करे और जल्दी जल्दी सांस लेने की बजाय धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करे। हो सके तो खुद को पैनिक अटैक के दौरान ही किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर ले, जिससे उसका ध्यान पैनिक अटैक में होने वाली प्रॉब्लम्स पर फोकस ना रहे। पैनिक अटैक जनरली 5 मिनट से 20 मिनट तक हो सकता है। 1-2 बार पैनिक अटैक आना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब ये एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में आने लगे तो मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में जल्द से जल्द किसी अच्छे मनोचिकित्सक यानी साइकाइट्रिस्ट को दिखाकर कंसल्ट कर लेना ही बेस्ट ऑप्शन है। पैनिक अटैक का रिपीटेशन ना हो, इस वीडियो क्रेडिट राशिद 7FG के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल में छोटे मोटे चेंजेस करके भी अपने आप को मेंटली फिट रखने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि सोने जागने का टाइम फिक्स करें, हर रात 8 घंटे की गहरी नींद लें, सुबह मेडिटेशन करें या ध्यान लगाने का अभ्यास करें, पौष्टिक खाना खाएं, कैफीन के ज्यादा सेवन से बचें। कोई भी न्यू मेडिसिन स्टार्ट करें तो डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना कभी ना स्टार्ट करें, क्योंकि कभी कभी किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी कुछ मेंटल इश्यूज हो जाते हैं जो आगे चलकर पैनिक अटैक का रीजन बन सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है वो है खुद से प्यार करें और हमेशा ये याद रखें कि आप खुद को जितना ज्यादा खुश रख सकते हैं उतना कोई और नहीं। इसीलिए कोई भी दुख, कोई भी दर्द, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे खुद पर हावी ना होने दें। उम्मीद है कि इस एपिसोड के जरिए आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर आने वाले पैनिक डिसऑर्डर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। अब अगले एपिसोड में हम ऐसे ही एक और मेंटल हेल्थ इश्यू के बारे में जानेंगे जिसका नाम है बायपोलर डिसऑर्डर। बायपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल सिचुएशन है जिसमें किसी पर्सन के इमोशंस स्टेबल नहीं रहते। या तो वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगता है या फिर बहुत ज्यादा दुखी, और कुछ टाइम बाद उसकी कंडीशन बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाती है। सबसे बड़ी बात, उसके बिहेवियर में होने वाले इन चेंजेस का कोई स्पेसिफिक रीजन भी नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में आने पर कई बार वो पर्सन अपने बिहेवियर पर भी कंट्रोल नहीं रख पाता है। या तो वो जरूरत से ज्यादा एनर्जेटिक रहने लगता है या फिर बहुत ज्यादा ही डिप्रेस्ड। बायपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो बायपोलर डिसऑर्डर को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहले नंबर पर आता है बायपोलर 1 टाइप 1। बायपोलर डिसऑर्डर होने पर उस पर्सन को सबसे ज्यादा मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होने लगती है, और ये मूड स्विंग्स कुछ मिनट या घंटों तक नहीं होते, बल्कि ये कम से कम 1 वीक तक होते रहते हैं। कई बार बायपोलर टाइप 1 से सफर करने वाला पर्सन 1 वीक तक मेनियाक फेज में रहता है, और कई बार वो अगले ही वीक में डिप्रेशन से सफर करने लगता है। यानी एक ही पर्सन एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद जब पूरी तरह से ऑपोजिट बिहेव करने लगता है तो उसे बायपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बायपोलर टाइप 1 को सीधे शब्दों में समझना चाहें तो ऐसे मूड स्विंग्स जो लंबे पीरियड तक रहें बायपोलर टाइप 1 के अंदर आते हैं। आप सोचिए कि आप किसी पर्सन से मिलने उसके घर गए और उसने बड़ी गर्मजोशी से आपका स्वागत किया, आपको खूब सारा टाइम दिया और खूब एनर्जी के साथ आपसे बातें की। जाहिर है किसी को भी इस तरह का व्यवहार पसंद आएगा ही। मगर जब आप कुछ टाइम के बाद इसी पर्सन से दोबारा मिलने पहुंचे तब ना उसने आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और ना ही आपसे मिलकर कोई खुशी जाहिर की। तब आप क्या करेंगे? उसके बिहेवियर में आने वाले इन चेंजेस का रीजन जानने की कोशिश तो करेंगे ही ना। फिर आपको पता चले कि कोई रीजन है ही नहीं। आपके उस फ्रेंड के साथ अक्सर इस तरह मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती रहती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसे टाइप 1 का बायपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। इसी तरह बायपोलर टाइप 2 की बात करें तो इसमें
मेनियाक एपिसोड की इंटेंसिटी थोड़ी कम रहती है, यानी इसमें मूड स्विंग्स तो होते हैं बट बायपोलर टाइप 1 से थोड़े कम। इसके बाद आता है बायपोलर टाइप 3, जिसे साइक्लोमैथिक डिसऑर्डर या फिर साइक्लोथैमिया भी कहा जाता है। इसमें मेंटल अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि 1 या 2 वीक तक होने वाले मूड स्विंग्स 1 से 2 साल तक होने लगते हैं। हालांकि इसके सिम्टम्स इजीली समझ में नहीं आते, मगर जब एक लंबे टाइम तक ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो बायपोलर डिसऑर्डर का पता चल जाता है। वैसे बायपोलर डिसऑर्डर वाले पर्सन में आपको जो चीज सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलेगी वो है एनर्जी लेवल का बहुत हाई होना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपनी बातें कहना, नींद कम आना, बहुत ज्यादा बोलना और जल्दी जल्दी बोलना, खुद को बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देने वाली बातें सोचना और कहना। जब बायपोलर डिसऑर्डर वाला पर्सन मेनियाक फेज में होता है तब ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मगर डिप्रेसिव एपिसोड्स के दौरान इसके जस्ट ऑपोजिट सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा सैडनेस रहना, बहुत ज्यादा नींद आना, किसी से ज्यादा बात ना करना, बेकार की बातों को बहुत सीरियसली लेकर सोचते रहना, अचानक से फेवरेट एक्टिविटीज में इंटरेस्ट कम होने लगना। कुल मिलाकर बायपोलर डिसऑर्डर में पर्सन नॉर्मल मेंटल स्टेटस शो नहीं करता। वो बिना किसी रीजन के या तो बहुत ज्यादा खुश रहने लगता है या फिर बहुत ज्यादा दुखी। उसका मूड एक फिक्स टाइम पीरियड में इन्हीं दोनों मेंटल सिचुएशंस के बीच लगातार स्विच करता रहता है। बायपोलर डिसऑर्डर के बारे में जानकर आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि थोड़ा बहुत मूड स्विंग तो सभी का होता है, मगर यहां यह बात गौर करना जरूरी है कि थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स होने पर किसी भी पर्सन को नॉर्मल माना जाता है, मगर एक लंबे टाइम तक एक स्पेसिफिक मेंटल स्टेट में रहना और फिर अचानक उसके ऑपोजिट मेंटल स्टेट में स्विच कर जाना बायपोलर डिसऑर्डर का सबसे बड़ा सिम्टम है। क्यों होता है ये बायपोलर डिसऑर्डर, इसके पीछे क्या रीजन है, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार रीजन समझ आने पर हम उन रीजंस को खुद से दूर करके इस तरह के डिसऑर्डर का इफेक्ट कम कर सकते हैं। बायपोलर डिसऑर्डर के पीछे एक मेन रीजन है जेनेटिक हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में पहले भी किसी को बायपोलर डिसऑर्डर से परेशानी हुई है तो आपको भी ये डिसऑर्डर होने के चांसेस बन जाते हैं। मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री में किसी को बायपोलर डिसऑर्डर होने से ही आपको ये डिसऑर्डर होगा ही। हाँ, मगर ये एक बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन है आसपास का एटमॉस्फेयर। कई बार जब हम किसी बड़े ट्रॉमा से बाहर आते हैं तो चीजों को आसानी से भूल नहीं पाते। ऐसे में हमारे मन में, हमारे दिमाग में कुछ ऐसी बातें, ऐसी फीलिंग्स दबी रह जाती हैं जो धीरे धीरे हमें दर्द देती रहती हैं। ऐसी कंडीशन में भी बायपोलर डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको शुरुआती तौर पर बायपोलर डिसऑर्डर के कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप कुछ टिप्स अपनाकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि पूरी नींद लेना, एक्सरसाइज और योगा को अपने रूटीन में शामिल करना, स्ट्रेस से डील कैसे करते हैं ये सीखना। इसके अलावा किसी भी ड्रग और कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना। आपने फेमस एक्ट्रेस निशा रावल का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने कई सारे टेलीविजन सीरियल में काम किया है। वो इन दिनों अपनी इसी बीमारी को लेकर चर्चा में है। उनके बारे में ये बात सामने आई है कि वो बायपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रही हैं और बायपोलर डिसऑर्डर की वजह से उन्हें कई बार मूड स्विंग्स का सामना भी करना पड़ता है। टीवी एक्ट्रेस निशा रावल से पहले बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी ये कहा गया था कि वो बायपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे। इसी तरह मशहूर रैपर हनी सिंह भी एक लंबे टाइम तक बायपोलर डिसऑर्डर के शिकार रहे, जिसके चलते उन्हें अपने करियर से भी ब्रेक लेना पड़ा। मगर अब वो न सिर्फ अपनी इस मेंटल प्रॉब्लम से उबरकर नॉर्मल लाइफ जीने लगे, बल्कि फिर से अपने म्यूजिक एल्बम के जरिए धूम मचाने को तैयार है। वैसे हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही आपको बायपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स मिल जाएंगे। बीते कुछ महीनों से कोविड-19 के मरीजों में भी बायपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए जरूरत है समय रहते इसे पहचान लेने की, जिससे इसके सीरियस रिजल्ट से बचा जा सके और सही टाइम पर साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया जा सके। जिस तरह से मन का उदास होना और फिर एकदम से खुश हो जाना मेंटल डिसऑर्डर को दिखाता है, वैसे ही कभी कभी हमारा मन खुद ही किसी बात को इमेजिन करके सच मानने लग जाता है। ऐसी कंडीशन में जो मेंटल डिसऑर्डर फेस करना पड़ता है उसे साइकोसिस कहा जाता है। आइए अपने अगले एपिसोड में हम साइकोसिस के बारे में जानते हैं। 29 साल की प्रीति जब शादी के बाद पहली बार अपनी फैमिली, अपने ससुराल और अपने दोस्तों को छोड़कर अपने हस्बैंड अनुराग के साथ उसके गवर्नमेंट क्वार्टर में रहने गई तो कुछ दिनों बाद उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। कभी अचानक कुछ डरावनी सी आवाजें भी सुनाई देने लगी थी।
इन सब से परेशान होकर प्रीति बहुत उदास और बुझी बुझी सी रहने लगी। उसके हस्बैंड अनुराग ने जब घर पर इस बारे में बताया तो सब अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा कि जरूर क्वार्टर में भूत होगा, किसी ने कहा प्रीति को नजर लग गई है, किसी ने कहा क्वार्टर के आसपास जरूर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो प्रीति से कांटेक्ट करना चाह रही है। अनुराग इतनी सारी बातें सुनकर परेशान था। उसे कुछ समझ में नहीं आया, मगर वो प्रीति को इस हालत में भी नहीं देख सकता था। उसने प्रीति से अच्छी तरह बात की और उसकी मेंटल कंडीशन को समझने की भी बहुत कोशिश की। ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया, मगर उन दोनों ने एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करने का फैसला कर लिया। जब वो दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने प्रीति की काउंसलिंग की और बताया कि प्रीति को साइकोसिस नाम की बीमारी है। अपने घर से, दोस्तों से, अपने शहर से दूर होने की वजह से प्रीति बहुत अकेला फील करने लगी थी। वो हर टाइम अपने बीते दिनों के बारे में सोचती रहती थी। धीरे धीरे उसका ब्रेन डिल्यूजन और हेलुसिनेशन का शिकार हो गया, जिससे उसे साइकोसिस जैसी मेंटल प्रॉब्लम हो गई। साइकोसिस या मनोविकृति एक तरह की ऐसी सीरियस मेंटल स्टेट होती है जिसमें किसी पर्सन की सोच और रियलिटी के बीच काफी डिफरेंस आ जाता है। ये एक सीरियस मेंटल प्रॉब्लम है। जिन लोगों को साइकोसिस होता है उनको या तो भ्रम रोग यानी डिल्यूजन्स या फिर मति भ्रम यानी कि हेलुसिनेशंस महसूस होने लगते हैं। हेलुसिनेशंस में पर्सन ऐसी इमेजिनेशंस करने लगता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, मगर उसे रियलिटी की बजाय अपनी इमेजिनेशंस पर ज्यादा भरोसा रहता है। साइकोसिस का पेशेंट अपनी सोची गई बात को हकीकत से ज्यादा सच मानने लगता है। इसीलिए हेलुसिनेशंस के जरिए उसे जो भी दिखता है, जो भी सुनाई देता है, वही उसके लिए सच हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, सुनने से संबंधित हेलुसिनेशन से जूझ रहे किसी पर्सन को अपनी मां के चिल्लाने की आवाज सुनाई देना जबकि उसकी मां आसपास भी ना हो। इसके अलावा देखने से संबंधित हेलुसिनेशन में किसी पर्सन को अपने सामने कोई दूसरा पर्सन खड़ा दिखाई देना जबकि वास्तव में उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं है। साइकोसिस वाले लोगों के दिमाग में ऐसे थॉट्स भी आ सकते हैं जो रियल लाइफ से बिल्कुल ही अलग होते हैं। इन थॉट्स को डिल्यूजन्स कहा जाता है। साइकोसिस से सफर करने वाले कुछ लोगों को खुद में मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। वो सोशल डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। वो बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। साइकोसिस का एक्सपीरियंस बहुत डरा देने वाला भी हो सकता है। साइकोसिस से परेशान लोगों में इसकी वजह से कई बार खुद को या दूसरों को चोट या नुकसान पहुंचाने के थॉट्स भी आने लगते हैं। अगर आपको आपकी जान पहचान के किसी पर्सन में साइकोसिस से जुड़े सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो उसको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। साइकोसिस अलग अलग तरह का भी हो सकता है, जिनमें से कुछ टाइप के साइकोसिस कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही सामने आते हैं, जैसे कि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसे कभी कभी ब्रीफ रिएक्टिव साइकोसिस भी कहते हैं। यह अक्सर किसी सीरियस पर्सनल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, जैसे अचानक किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाना। ब्रीफ रिएक्टिव साइकोसिस से सफर करने वाले लोग अक्सर कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के बीच ठीक भी हो जाते हैं। उनके ठीक होने में लगने वाला समय उनके स्ट्रेस के रीजन पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद दूसरा होता है अल्कोहलिक ड्रग्स से रिलेटेड साइकोसिस। अल्कोहल या कोकेन जैसे अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग करने से भी साइकोसिस हो जाता है। LSD यानी लाइसर्जिक एसिड डायथैलेमाइड जैसे ड्रग डिल्यूजन और हेलुसिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस ड्रग को लेने से लोगों को आंखों के सामने ऐसी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं जो वास्तव में वहां नहीं होती हैं। लेकिन इन ड्रग्स का असर कुछ ही देर के लिए होता है। डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली कुछ मेडिसिन्स जैसे स्टेरॉयड और स्टिम्युलेंट्स भी कभी कभी साइकोसिस के कुछ सिम्टम्स क्रिएट कर देते हैं। अल्कोहल या किसी अदर टाइप के ड्रग्स को रेगुलरली कंज्यूम करने वाले लोग जब एकदम से उन्हें लेना छोड़ देते हैं तो कभी कभी उनमें भी साइकोसिस के कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं, मगर हर केस में ऐसा ही हो ये तो जरूरी नहीं है। इसके बाद साइकोसिस का एक और टाइप आता है, ऑर्गेनिक साइकोसिस, जिसमें सिर पर चोट लगना या ब्रेन को इफेक्ट करने वाली किसी तरह की डिजीज या इन्फेक्शन से भी साइकोसिस का रीजन बन सकता है। इस तरह देखा जाए तो किसी भी तरह के साइकोसिस में मेनली दो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहला है भ्रम यानी डिल्यूजन। इसमें पेशेंट अपने मन के अंदर किसी थॉट को अज्यूम कर लेता है और उसको बार बार रियलिटी दिखाने या सच्चाई बताने पर भी वो अपने इस थॉट को मन से नहीं निकालता है। इसमें डिल्यूजन्स ऑफ पैरानोइया यानी पागलपन का भ्रम, ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स और शरीर संबंधी भ्रम यानी सोमैटिक डिल्यूजन्स होते हैं। जिन लोगों में पागलपन का भ्रम यानी डिल्यूजन्स ऑफ पैरानोइया होता है उनको अक्सर ये महसूस होता है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, जबकि वास्तव में उस समय उनके पीछे कोई होता ही नहीं।
इसके अलावा उनको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जैसे उनको कुछ हिडन मैसेज भेजे जा रहे हैं। डिल्यूजन से सफर कर रहे लोगों में सेल्फ इंपॉर्टेंस की फीलिंग बहुत बढ़ जाती है। जिन लोगों में सोमैटिक डिल्यूजन यानी शरीर संबंधी भ्रम होता है, उनको अक्सर ये लगता है कि जैसे उनको कोई सीरियस डिजीज हो गया, जबकि रियलिटी में वो फिजिकली एकदम फिट होते हैं। साइकोसिस का दूसरा मेन सिम्टम है मति भ्रम, जिसे हेलुसिनेशन कहा जाता है। इसमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो रियल नहीं होता, जैसे अचानक कोई गाना सुनाई देने लगना या कोई अलग सी स्मेल आने लगना, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ ना हो। इसमें लोगों को इमेजिनरी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे अकेले होने पर भी लोगों के बोलने की आवाजें सुनाई देना। अगर आपके आसपास किसी को ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेकर जाएं। साइकोसिस का जितना जल्दी हो सके इलाज करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसका इलाज जितना जल्दी किया जाएगा उतना ही जल्दी फायदा देखने को मिलता है। कई बार हम उन चीजों पर भरोसा नहीं कर पाते जो हमें खुद से दिखाई न दे या जिन्हें हम खुद महसूस न कर पाए। लेकिन अगर साइकोसिस का कोई पेशेंट आपसे अपने डिल्यूजन या हेलुसिनेशन के बारे में बात करना चाहे तो उसकी बातों को इग्नोर ना करें, बल्कि उसे पूरे पेशेंस के साथ सुने और समझने की कोशिश करें। उसकी मेंटल कंडीशन को समझने की कोशिश करें और उसे इमोशनल सपोर्ट देते हुए डॉक्टर के पास चलने के लिए कन्विंस करें। एक बात हमेशा याद रखी जानी चाहिए, कोई भी मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम तभी सही हो सकती है जब पेशेंट खुद उससे बाहर निकलना चाहता हो। ऐसे में जोर जबरदस्ती से दिया जाने वाला इलाज कुछ टाइम के लिए तो पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, मगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए पेशेंट की विल पावर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये तभी पॉसिबल है जब पेशेंट को अच्छी काउंसलिंग दी जाए और वो अपनी मेंटल कंडीशन को समझते हुए ट्रीटमेंट लेने के लिए खुद अग्री करे। साइकोसिस भले ही एक सीरियस मेंटल प्रॉब्लम है, मगर सही ट्रीटमेंट और अपनों के सपोर्ट से इसे भी क्योर किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीति ने अपने इस मेंटल प्रॉब्लम से छुटकारा पाया। अगर अनुराग प्रीति से बात ना करता और कही सुनी बातों पर अमल करके कुछ और ही उपाय करने में लग जाता तो शायद प्रीति की मेंटल कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाती। मगर दोनों ने समझदारी दिखाते हुए बिल्कुल वही किया जो साइकोसिस जैसी मेंटल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जरूरी था। साइकोसिस में सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलने पर कई बार कंडीशन बिगड़ जाती है। साइकोसिस की ही तरह एक और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है जिसमें पेशेंट को अपनी इमेजिनेशन इतनी ज्यादा सही लगने लगती है कि वो रियल वर्ल्ड से दूर होकर अपनी इमेजिनेशन में ही जीने लगता है। ऐसी मेंटल स्टेट में पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया से सफर करने लगता है। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं हमारे अगले एपिसोड में।